हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ वायरिंग फील्ड करंट की इन थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। तो इस सिंक्रोनस मोटर के बारे में हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, उसमें कितनी पावर डेवलप होती है, क्या टॉर्क डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं कि उसकी फील्ड करंट को अगर हम वेरी कराते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफेक्ट ऑफ वेरिंग फील्ड करंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि देखिए, द इफेक्ट ऑफ फील्ड करंट आई एफ ऑन सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इट्स फेजर डायग्राम। तो जो फील्ड करंट का जो इफेक्ट है उसको चेंज करने का, वो सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम फेजर डायग्राम से समझा सकते हैं। अब सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या मान लिया है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए इज निगलेक्टेड, यानी आर ए को हमने जो है नहीं कंसीडर किया है, एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस एंड टर्मिनल वोल्टेज वी आर अज्यूम्ड कांस्टेंट। तो आर ए को हमने नेग्लेबल कर लिया है, मान लिया है, और सिंक्रोनस रिएक्टेंस और जो टर्मिनल वोल्टेज है इसको हमने मान लिया है कि दे आर अज्यूम्ड एज कांस्टेंट। ठीक है, ये दो अजम्पशन हमने किया हुआ है। अब हमें मालूम है कि द पावर पर फेज इज गिवन बाई, तो पावर पर फेज कैसे हम निकालते हैं। P इक्वल टू आता है ई, अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था, ई एफ वी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा। ठीक है, या इसी चीज को हम लिख सकते हैं V इंटू आई ए कॉस फाइव। अब इसमें क्या होगा, सिंस V एंड एक्सेस आर कांस्टेंट, देयरफॉर फॉर कांस्टेंट पावर आउटपुट ई एफ साइन डेल्टा एंड आई ए कॉस फाइव शुड रिमेन कांस्टेंट। तो अब इसमें क्या होगा, चूंकि V और एक्सेस कांस्टेंट है तो इसलिए क्या होगा कि फॉर कांस्टेंट पावर आउटपुट ई एफ साइन डेल्टा, ई एफ साइन डेल्टा, या आई ए कॉस फाइव, ये या ये ये क्या होना चाहिए, ये दैट रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब इससे ये कंक्लूजन निकल के आया कि ई एफ साइन डेल्टा ये कांस्टेंट होना चाहिए और आई ए कॉस फाइव ये कांस्टेंट होना चाहिए। अब हमें मालूम है कि अगर हम थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो ये इक्वेशन होती है ई एफ प्लस जे आई ए एक्सेस इज इक्वल टू क्या होता है, वी। ठीक है, तो व्हेन द फील्ड करंट इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ ई एफ इंक्रीजेस बट द कंपोनेंट ऑफ ई एफ नॉर्मल टू वी, दैट इज ई एफ साइन डेल्टा, मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो अब इसमें क्या होगा कि अब आपको फेजर डायग्राम इसका ड्रॉ करना पड़ेगा, तब आपको क्लियर होगा कि इसमें हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो अब मान लीजिए इसका फेजर डायग्राम या तो हम यहीं पे ड्रॉ कर लें या नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। चलिए यहीं पे ड्रॉ करते हैं। तो सपोज कीजिए ये हमने लिया, सबसे पहले हमने ड्रा किया वी, ये हो गया आपका वी। ठीक है, या इसको और सीधा ड्रॉ करते हैं, ये हो गया वी। ठीक है, उसके बाद आइए ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने ये ड्रॉ किया आई ए वन, ये पहली हमने करंट ली, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, पाई वन। ठीक है, अब ई एफ वन ड्रॉ करेंगे तो ई एफ वन कैसे ड्रॉ होगा, ई एफ वन मान लीजिए आ गया आपका, सपोज कीजिए ये आ गया आपका ई एफ वन। ठीक है, और ई एफ वन से आई ए वन एक्सेस इसको आप मिला दीजिए वी से, ये हो गया
ये मिला दिया हमने, ये हो गया आई ए वन एक्सेस, दिस इज आई ए वन एक्सेस। ठीक है, तो ये तो पहला केस में हो गया जब आई ए वन करंट फ्लो कर रही है, तो ई एफ वन ई एम एफ आ रहा है और आई ए वन एक्सेस हमने ये ड्रॉ किया। अब उसके बाद मान लीजिए दूसरी हम करंट लेते हैं, दूसरी करंट हो गई आई ए टू। तो आई ए टू मान लीजिए हमने सेम फेज में मान लीजिए। अब हम ये दूसरे कलर से लेते हैं, ये मान लीजिए ये हो गया हमारा आई ए टू, ये सेम फेज में है वी के साथ। तो आई ए टू जब आप ये लेंगे सेम फेज में, तो ई एफ टू कहाँ आएगा, ई एफ टू आ गया आपका यहाँ पे। तो अब आप यहाँ से ड्रॉ कीजिए, मान लीजिए इस लाइन को, सबसे पहले तो यहाँ आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो आसानी रहेगी समझने में। ये हो गया ठीक। अब क्या होगा कि ई एफ टू जब आप लेंगे तो ई एफ टू आएगा आपका यहाँ पे, और ये आपने ये, तो ये हो गया आपका ई एफ टू, और ये हो गया आई ए टू एक्सेस, ये हो गया आई ए टू एक्सेस। क्लियर। अब मान लीजिए ये तो हो गया आई ए वन आई ए टू, अब तीसरी करंट आपने लिया आई ए थ्री। ठीक है, वो हमने ले लिया कि वो लीड कर रही है। अब मान लीजिए तीसरी करंट हमने लिया यहाँ पे आई ए थ्री, सपोज कीजिए ये हो गया आपका आई ए थ्री। अच्छा, जहां पे आपने ई एफ टू लिया है और ये आई ए टू लिया है, तो V और ई एफ टू के बीच का एंगल क्या होगा, तो बीच का एंगल वो हो जाएगा डेल्टा टू। तो इसको पहले आप ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे। अभी तो हमने डेल्टा वन भी नहीं शो किया, ये हुआ डेल्टा टू, और ई एफ वन और इसके बीच का ये हुआ डेल्टा वन। ठीक है, अब आई ए थ्री आपने ड्रॉ किया, तो आई ए थ्री और वी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव थ्री। ठीक है, अब आई ए थ्री की वजह से जो ई एफ थ्री आएगा वो मान लीजिए हमने यहाँ से ड्रॉ किया, तो यहाँ से नहीं है, गलत हो गया। मान लीजिए वी हमने शो किया यहाँ पे, ये हो गया वी। ठीक, अब ई एफ थ्री जब आप ड्रॉ करेंगे, ई एफ थ्री आएगा आपका, ये आया मान लीजिए ई एफ थ्री, और यहाँ पे वी पे इसका रिजल्टेंट आ जाएगा इस तरह। तो ये हो गया आपका आई ए एक्स थ्री, आई ए एक्स थ्री। ठीक, ये सीन रहेगा। बाकी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको आप वी के बाद भी इस तरह कर सकते हैं। ठीक, आई ए थ्री को आप बढ़ा दीजिए, और ये तो यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा। ई एफ थ्री और आई ए थ्री में जो एंगल आएगा यहाँ पे, ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, और वी और ई एफ थ्री के बीच का ये एंगल जो हो गया, ये हो गया डेल्टा थ्री। ठीक है, अब इसमें बाकी चीजें भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो शो करेगा दिस वन, ये ये हो जाएगा ई एफ मिनिमम। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई एफ मिनिमम। और ई एफ वन ई एफ टू ई एफ थ्री हमने बना ही दिया यहाँ पे, और ई एफ साइन डेल्टा ये हो जाएगा।
ये डिस्टेंस हो गया EF साइन डेल्टा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट P लोकस ऑफ IA। अब कांस्टेंट P लोकस ऑफ IA आप बनाएंगे इसका आर्मेचर करंट का, तो मान लीजिए ये आ गया आपका, ये हमने ड्रॉ कर दिया इस तरह से। ये क्या हो गया, ये हो गया कांस्टेंट P लोकस ऑफ IA। तो दिस इज कांस्टेंट P लोकस ऑफ IA आर्मेचर करंट। अब इसमें देखिए, ये तो हमने फेजर डायग्राम आपको ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IA cos फाई। ये हो गया आपका IA cos फाई। ठीक, अब इसमें जो आपको ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि फेजर डायग्राम आप देखिए कि फ्रॉम दिस फिगर इट इज क्लियर that as EF varies IA axis and therefore the armature current IA also varies subject to the condition that IA cos phi remains constant। मतलब जैसे जैसे हम EF को वेरी कराते हैं IA एक्सेस वेरी होता है, मतलब आर्मेचर करंट वेरी होती है, लेकिन इस तरह वेरी होती है कि ये IA cos phi हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो इक्वेशन हमने निकाली थी इसके कांस्टेंट की और इसके कांस्टेंट की, this too allows us to draw power loci for the phasor EF and IA on the phasor diagram। तो इसकी इन दोनों की वजह से, चूंकि हमें EF sin phi कांस्टेंट रखना है और IA cos phi कांस्टेंट रखना है, तो ये हमारा कांस्टेंट P लोकस लोसाई ऑफ IA आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि when IF is varied slowly enough to avoid hunting, EF varies in magnitude and the tip of EF phase moves along the constant power locus CD। ठीक है, तो जो टिप है इसका वो इस पे, इस कांस्टेंट पावर लोकस पे CD पे मूव करता है। तो ये जो है, ये देखिए, ये D है, ये C है, और ये A है, और ये B है। तो ये इस तरह मूव करता है कि जो EF का जो टिप है वो हमेशा इसी इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेगा, इस पे। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि EF साइन डेल्टा रिमेन कांस्टेंट। तो EF साइन डेल्टा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये पहली वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब क्या होता है, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट ये होता है कि सपोज कीजिए हमें मालूम है कि आई सिंस IA जे एक्सेस इक्वल टू क्या होता है, V माइनस EF होता है। यहां से हम निकालेंगे तो IA क्या आएगा, IA इक्वल टू V माइनस EF अपॉन एक्सेस आएगा। अब क्या होगा कि इस इक्वेशन से क्या चीज निकल के आती है, दैट द रिस्ट्रिक्टेड वेरिएशन ऑफ EF द आर्मेचर करंट IA आल्सो वेरीज विद द कांस्टेंट दैट IA cos phi रिमेंस कांस्टेंट। तो जब ये वेरी करेगा इस कांस्टेंट के साथ, तो IA भी वेरी करेगी कीपिंग दिस कांस्टेंट। तो द टिप ऑफ द IA फेजर मूव्स अलोंग द कांस्टेंट पावर लोकस AB। तो IA फेजर का जो टिप होगा वो इस लोकस के अलोंग ही मूव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यानी कि ये जो IA1 है इसके टिप यहाँ ये आएगा, इसका टिप ये आएगा, और ये जो हमने यहाँ पे IA2 बनाया था उसका टिप, IA2 बनाया था या मिस हो गया तो इसको बना लीजिएगा, IA2 इस तरह हो जाएगा, ये IA2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से IA cos phi कांस्टेंट रहेगा। Also the phasor IA must always remain perpendicular to minus JA IXS drop as the tip of the current phasor IA moves along its locus। तो यानी अब तीनों कंडीशन जो है वो इस फेजर डायग्राम में आप देख रहे हैं फुलफिल हो जाएगी। पहली क्या है कि साहब EF साइन डेल्टा ये कांस्टेंट हो गया CD में देखिए, फिर IA cos phi ये भी कांस्टेंट हो गया AB में देखिए फेजर डायग्राम में, और एंड IA is perpendicular to
परपेंडिकुलर टू माइनस जे आई ए एक्सेस, ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो इससे फायदा क्या होगा, इट एनेबल्स अस टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर फॉर वेरिंग फील्ड करंट्स, जैसा हमने ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें क्या है कि देखिए, जो हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया है उसमें जो 1 वाला, जैसे फाई 1 जो है वो आपका क्या शो कर रहा है, वो आपका शो कर रहा है लैगिंग पावर फैक्टर, दैट इज लैगिंग पावर फैक्टर। फाई 2 शो कर रहा है यूनिटी पावर फैक्टर, और फाई 3 शो कर रहा है लीडिंग पावर फैक्टर। तो इस तरह से हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं वेरिंग फील्ड करंट के लिए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर के लिए। अब इसमें कोई डाउट्स या कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।